हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ बाय साइमन गिलहम बुक के बारे में। अमन 32 साल का एक साधारण आदमी अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। जिंदगी में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी। हर दिन सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी, फिर वही घर, वही टीवी और वही बोरिंग रूटीन। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो महसूस कर रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग है। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहन से बात की। रोहन ने कैजुअली पूछा, यार तू कब से इतना लॉस्ट रहने लगा? पहले तू कितना मस्त और कॉन्फिडेंट रहता था, अब तुझे देखकर लगता है जैसे तू खुद से ही खुश नहीं है। अमन ने पहले तो बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं उसकी बात ने चोट कर दी थी। कुछ दिनों बाद अमन को एक किताब दिखी जो उसकी बहन ने खरीदी थी, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, 101 हार्ड ट्रूथ्स टू हेल्प यू चेंज योर लाइफ। उसे इसका टाइटल काफी अजीब और डायरेक्ट लगा। उसने सोचा, यार कौन ऐसे ब्लंट टाइटल्स रखता है, लेकिन शायद इसमें कुछ तो होगा, वरना बहन ने क्यों खरीदी होती। क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने किताब पढ़ने का मन बना लिया। रात का वक्त था। अमन अपने कमरे में था और उसने पहली बार इस किताब को खोला। पहला लेसन था, एक्नॉलेज सेल्फ डिसेप्शन, recognize and confront the lies you tell yourself, as self-awareness is the first step toward meaningful change. उसने ये लाइन 2 बार पढ़ी। सेल्फ डिसेप्शन। अमन खुद से बड़बड़ाया, क्या मैं भी खुद से झूठ बोलता हूं? किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई से भी भागने की बात कर रही है। उसने कुछ सोचना शुरू किया। अमन के दिमाग में उसकी जिंदगी के कई पल फ्लैशबैक की तरह आने लगे। जब उसने खुद को कन्विंस किया था कि वो अपनी नौकरी से खुश है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अपनी क्रिएटिविटी को कहीं दबा चुका था। उसे याद आया जब कॉलेज के दिनों में वो राइटिंग का शौक रखता था, कविताएं लिखता था, छोटी कहानियां गढ़ता था। लेकिन फिर फैमिली प्रेशर और प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में उसने अपनी ये पैशन छोड़ दी। वो याद करने लगा कि कैसे उसने अपने दोस्तों से हमेशा कहा था कि उसे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन हकीकत में उसकी इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ फेलियर उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। किताब में लिखा था, द लाइज वी टेल आवरसेल्व्स आर द वंस दैट होल्ड अस बैक द मोस्ट। दे बिकम अ कंफर्टेबल केज वेयर वी फील सेफ बट नेवर ट्रूली फ्री। अमन को ये लाइन एकदम दिल पर लगी। उसने किताब बंद की और सोचने लगा, क्या मैं भी अपने कंफर्ट जोन में ही फंसा हुआ हूं? क्या मैं अपनी असली फीलिंग्स से भाग रहा हूं? उसने अपने आप से कुछ टफ सवाल पूछने की कोशिश की। क्या मैं सच में इस नौकरी से खुश हूं? क्या ये वही जिंदगी है जो मैं चाहता था, या फिर मैं बस इसलिए इसे निभा रहा हूं क्योंकि ये आसान है और इसमें कोई रिस्क नहीं है? उसके दिमाग में वो दिन भी आया जब उसने प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। बाहर से उसने सबको कहा, यार मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, मैं बस चिल करना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे डर था, अगर वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। किताब ने उसे एक एक्सरसाइज करने को कहा था। उसने अपने बेड साइड ड्रॉअर से पेन और नोटबुक निकाली। एक्सरसाइज का मकसद था, राइट डाउन 3 लाइज यू ऑफ्टन टेल योरसेल्फ, देन राइट द ट्रूथ नेक्स्ट टू ईच वन। अमन ने शुरुआत की। 1, मैं अपनी नौकरी से खुश हूं। ट्रूथ, नहीं, मैं इसे बस निभा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने पैशन को कैसे परस्यू करना है। 2, मुझे दूसरों की ओपिनियन की परवाह नहीं है। ट्रूथ, मुझे बहुत परवाह है। मैं हर डिसीजन इस डर से लेता हूं कि लोग मुझे जज ना करें। 3, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। ट्रूथ, मैंने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का वक्त ही नहीं दिया। राइटिंग मेरा पैशन था और शायद अब भी है। इतना लिखने के बाद वो कुछ देर के लिए ब्लैंक महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने पहली बार अपनी इनर सेल्फ के साथ ऑनेस्टली बात की। वो सोचने लगा, यार ये कितना ऑकवर्ड है कि हम खुद से भी सच नहीं बोल पाते। उसके बाद उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा, जहां लिखा था कि स्वीकार करना कि हम खुद से भी सच नहीं बोल पाते हैं, ये दोष के बारे में नहीं है, ये विकास के बारे में है। डोंट बीट योरसेल्फ अप फॉर द लाइज यू टोल्ड योरसेल्फ, इंस्टेड use them as a foundation to build a more honest and fulfilling life. ये पढ़कर उसे कुछ रिलीफ मिला। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी ऑनेस्टी को पनिशमेंट की तरह नहीं,
बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है तो वो उसे एक्सप्लोर करेगा। अगर वो अपनी जॉब से खुश नहीं है तो वो सीरियसली सोचेगा कि उसे क्या करना है। अमन ने किताब को बंद किया और अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला। उसने लिखना शुरू किया, बस कैजुअली, बिना किसी प्रेशर के। वो अपने कॉलेज डेज के एक मेमोरी को कहानी की तरह लिखने लगा। लिखते लिखते उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत देर से लिख रहा है। उसने क्लॉक की तरफ देखा, रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसे एक सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। उस रात सोने से पहले अमन ने एक नया रेजोल्यूशन लिया। मैं अपनी सच्चाई से भागूंगा नहीं, मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो उसे ठीक करने के स्टेप्स उठाऊंगा। अगली सुबह अमन पहले से कुछ अलग महसूस कर रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, तू सच में क्या चाहता है? लेकिन उसे जवाब नहीं पता था, अभी नहीं, पर अब वो इसे ढूंढने के लिए तैयार था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अमन की जिंदगी में उस रात के बाद एक हलचल शुरू हो गई थी। उसने खुद को टटोलने की शुरुआत कर दी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो खुद से कितना भागता रहा है, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। उस किताब ने उसे कुछ ऐसा दिखा दिया था जो वो हमेशा अवॉइड करता रहा था, सच्चाई। अगली रात जब ऑफिस से लौटने के बाद उसने किताब को दोबारा उठाया तो उसने दूसरा लेसन पढ़ा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड डिसीजंस, अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सनल ग्रोथ स्टेम्स फ्रॉम ओनिंग योर चॉइसेस। उसने पढ़ा और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। जिम्मेदारी, उसने अपने आप से कहा, क्या मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता हूं? किताब पढ़ते पढ़ते उसे अपने एक्शंस पर ध्यान देने का मौका मिला। वो फ्लैशबैक में खो गया। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी। उस वक्त उसने घर वालों और दोस्तों से कहा था, यार ये कंपनी ही बेकार है, यहां ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने अपनी लेजीनेस और डेडिकेशन की कमी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे असाइनमेंट्स लेट सबमिट करने की आदत थी और डेडलाइन से पहले ही हार मान लेना उसका पैटर्न बन गया था। फिर उसे याद आया कि जब उसका रिश्ता खत्म हुआ था तो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ही दोष दिया था। उसने सोचा था वो ही इमेच्योर थी, मुझसे कभी समझदारी से बात नहीं करती थी। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे याद आया कि कई बार वो खुद ही डिस्टेंट हो जाता था, हर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा देता था। और हाँ, उसने कभी रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाले थे। उसकी आंखें किताब के एक वाक्य पर टिक गईं, ब्लेमिंग अदर्स इज ईजी बट इट कीप्स यू स्टक, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस हाउएवर अनकंफर्टेबल इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अमन ने किताब बंद की। उसे लगा जैसे किताब उससे सीधा बात कर रही है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता हूं? क्या मैंने अपनी फेलियर्स के लिए कभी खुद को जिम्मेदार ठहराया है? उस रात अमन ने फिर से अपनी नोटबुक निकाली। उसने एक नया पेज खोला और लिखा, थिंग्स आई ब्लेम अदर्स फॉर बट नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। 1, मेरी नौकरी से डिससैटिस्फैक्शन। ट्रूथ, मैंने खुद कभी अपने पैशन को एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी जॉब को बस टिकिंग द बॉक्स टास्क समझा, कभी स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। 2, मेरा रिलेशनशिप टूटना। ट्रूथ, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हर बार अपनी बात को सही साबित करना जरूरी समझा। 3, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। ट्रूथ, मैंने कभी सेविंग या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं की, बस खर्च करने में मस्त रहा। इतना लिखने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करके अपने मन का बोझ हल्का कर लिया हो। लेकिन किताब के अगले हिस्से ने उसे और सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, जिम्मेदारी स्वदोष के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। When you take responsibility, you take back control of your life. You can't change the past, but you can shape your future. अमन ने इस लाइन को 2 बार पढ़ा। एम्पावरमेंट, उसने बड़बड़ाया, मतलब मुझे अपनी गलतियों को बस पहचानना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना भी है।
अगले दिन अमन ने अपने ऑफिस में एक छोटी सी शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने बॉस से बात की। सर, मैं जानता हूं पिछले कुछ महीनों में मेरी प्रदर्शन औसत रही है। मैं अपनी तरफ से ज्यादा प्रयास नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं अपनी भूमिका का मालिकाना लेना चाहता हूं। क्या मुझे कुछ चुनौतीपूर्ण नियुक्तियां मिल सकती हैं? उसके बॉस ने उसे हैरानी से देखा। अमन हमेशा एक्सक्यूजेस बनाने वालों में से था, लेकिन इस बार उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसका बॉस खुश हुआ और बोला, गुड टू हियर दैट अमन, लेट्स सी हाउ यू हैंडल दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट। अमन ने उस दिन महसूस किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी गलती मान लें। इसका मतलब ये भी है कि आप उस गलती को सुधारने की पहल करें। उस शाम जब अमन घर लौटा तो उसने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसने हमेशा कहा था कि मेरी सैलरी इतनी कम है कि मैं सेविंग्स नहीं कर सकता, लेकिन आज उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है या मैं बस बेवजह खर्च करता हूं? उसने अपने पिछले 3 महीने के एक्सपेंसेस को एनालाइज किया। उसे लगा जैसे वो नंबर्स उसे ताने मार रहे हों। हर वीकेंड डाइन आउट, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और ऑनलाइन इम्पल्सिव शॉपिंग ने उसकी पूरी सैलरी को खा लिया था। उसने उसी वक्त एक बजट बनाने का फैसला किया। उसने अपनी पहली सैलरी के समय के सपने को याद किया, एक दिन मैं अपनी सेविंग्स से यूरोप ट्रिप करूंगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो सपना पूरा करने के लिए उसे खुद अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी। उसने किताब में लिखी एक और बात को याद किया, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी is about realizing that you are the author of your own story. If you don't like where the story is going, pick up the pen and write a new chapter. अमन ने अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला। उसने लिखा, मैं जीवन में क्या बदलाव करना चाहता हूं और मैं कैसे इसके लिए जिम्मेदारी लूंगा। 1. नौकरी संतुष्टि योजना। अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए वीकेंड्स पर राइटिंग शुरू करूंगा। अगर जॉब से खुश नहीं हूं तो नई स्किल्स सीखूंगा और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करूंगा। 2. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लान। हर महीने 20% सैलरी बचाऊंगा। इंपल्सिव शॉपिंग को कंट्रोल करने के लिए एक विश लिस्ट रखूंगा और उसे खरीदने से पहले 30 दिन का वेट करूंगा। 3. पर्सनल रिलेशनशिप्स प्लान। अगली बार जब कोई बहस हो तो अपने ईगो को बीच में लाने से पहले समझने की कोशिश करूंगा। दूसरों की बातें सुनने की आदत डालूंगा। अमन ने यह सब लिखकर अपने ऊपर एक कमिटमेंट ले लिया। उसने समझ लिया था कि सिर्फ ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे ओनरशिप लेनी होगी। अगले कुछ हफ्तों में अमन ने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। उसने अपनी सेविंग्स का एक खाता खोला और उसमें हर महीने पैसे डालने शुरू किए। ऑफिस में उसने अपने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर मेहनत की। जब भी वो फ्रस्ट्रेट होता तो खुद से कहता, ये मेरा चॉइस है, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे हार्डवर्क करना होगा। उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी सटल चेंजेस आने लगे। वो अब आर्ग्यूमेंट्स के दौरान पहले खुद से पूछता, क्या मैं जेन्युइनली सही हूं या मैं बस अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन उसके दोस्त रोहन ने उससे कहा, यार तू बदला बदला सा लग रहा है। पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब तू काल्म रहता है, क्या चल रहा है? अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस खुद से सच बोलना और अपनी जिम्मेदारी लेना सीख रहा हूं। उसने सोचा कि यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। उसे पता था कि आगे और भी लेसन्स आएंगे, लेकिन अब वो उन लेसन्स को पढ़ने और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार था। अमन की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने खुद को बेहतर समझने की शुरुआत कर दी थी। सेल्फ डिसीजन को पहचानने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसे महसूस हुआ कि असली बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर एक बार सही दिशा पकड़ ली जाए तो सफर मीनिंगफुल हो सकता है। एक शाम जब उसने अपनी किताब के अगले लेसन की तरफ बढ़ने का फैसला किया तो उसे पढ़ने को मिला, सेट बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश क्लियर लिमिट्स इन रिलेशनशिप्स टू प्रोटेक्ट योर वेल बीइंग एंड इंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये लेसन पढ़ते ही अमन कुछ असहज हो गया। बाउंड्रीज? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए पूछा। मैं तो हमेशा यही मानता आया हूं कि अच्छे रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। किताब ने फिर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ दूसरों से दूरी बनाना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल स्पेस को सुरक्षित रखना। किताब में लिखा था,
When you don't set boundaries, you let people dictate how you feel, act, and live. True respect in any relationship comes when you draw clear lines and honor them. अमन के दिमाग में पिछले कुछ सालों की कई बातें चलने लगीं। उसे याद आया कि ऑफिस में अक्सर ऐसा होता था कि उसके सहकर्मी अपना काम उसे दे दिया करते थे। हर बार वो मना करना चाहता, लेकिन गिल्ट और अच्छा इंसान बनने की कोशिश में वो हमेशा हाँ कह देता था। फिर वो खुद ओवरलोड हो जाता और अंत में फ्रस्ट्रेट होकर सोचता, यार ये लोग मुझे इतना एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं। उसे अपने परिवार की भी याद आई। जब जब उसने अपनी लाइफ में कुछ अलग करने की बात की, जैसे कि अपनी जॉब बदलने या राइटिंग को फिर से अपनाने का जिक्र किया, घर वालों ने उसे प्रैक्टिकल बनने की सलाह दी। यार क्रिएटिव चीज़ों में पैसा नहीं है, तू आराम से अपनी जॉब कर, यही सही है, उसकी माँ कहती। और हर बार वो उनके दबाव में आकर अपनी बात छोड़ देता। सबसे ज़्यादा उसे अपने दोस्त रोहन का ख्याल आया। रोहन हमेशा अमन से फाइनेंशियल मदद मांगता था। हर बार अमन उसे पैसे दे देता, भले ही खुद के खर्चे टाइट हो जाएं। वो ना कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था और बदले में रोहन ने कभी रिपे करने की बात तक नहीं की। किताब ने उसकी आंखें खोल दी। उसने एक जगह पढ़ा, सेइंग नो इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी। बाउंड्रीज आर द ब्रिजेस टू हेल्थी रिलेशनशिप्स, नॉट बैरियर्स टू लव। उसने सोचा, मैं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को कितना नुकसान पहुंचा चुका हूं। अगर मैं अपनी लिमिट्स नहीं बनाऊंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। उस रात अमन ने एक और एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, वेयर डू आई नीड टू सेट बाउंड्रीज इन माई लाइफ। 1. वर्क प्लेस। मुझे दूसरों का काम खुद पर लेने से मना करना सीखना होगा। अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करूंगा तो मेरा ही काम सफर करेगा। 2. फैमिली। मुझे अपने परिवार से अपनी एस्पिरेशंस के बारे में खुलकर बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस की कद्र करते हुए भी मैं अपनी पैशंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूं। 3. फ्रेंडशिप। रोहन को अब समझना होगा कि मैं उसकी हर बात पर हाँ नहीं कह सकता। मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। उसने अगली सुबह से ही इन बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करने का मन बना लिया। ऑफिस में जैसे ही उसका सहकर्मी रवि अपने एक्स्ट्रा काम के लिए उसके पास आया, अमन ने गहरी सांस ली और सीधे कहा, रवि मैं आज एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकता, मेरे पास पहले से डेडलाइंस हैं। रवि कुछ सरप्राइज था क्योंकि अमन कभी ना नहीं कहता था। उसने कैजुअली कहा, यार तू तो हमेशा हेल्प करता है, बस इस बार कर दे। अमन के अंदर का गिल्ट उभरने लगा, लेकिन उसने खुद को रिमाइंड किया कि बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिशनेस नहीं है। उसने काल्मली जवाब दिया, सॉरी यार, लेकिन मुझे पहले अपना काम खत्म करना है। उसके ना कहने के बाद पहली बार उसे गिल्ट नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। शाम को अमन ने अपने माता पिता के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी राइटिंग को दोबारा शुरू नहीं करूँगा तो मैं खुद से खुश नहीं रह पाऊंगा। उसके पापा ने कहा, अरे बेटा, ये सब हॉबीज हैं, करियर इंपॉर्टेंट है। पहले अमन इस बात पर चुप हो जाता, लेकिन इस बार उसने काल्मली जवाब दिया, करियर इंपॉर्टेंट है पापा, लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं करूंगा जो मुझे खुश करती हैं तो मैं एक अच्छा करियर भी नहीं बना पाऊंगा। पहली बार उसके पेरेंट्स चुप हो गए। शायद उन्होंने महसूस किया कि अमन अपनी बात पर जेन्युइनली सीरियस है। सबसे मुश्किल कदम था रोहन के साथ बाउंड्रीज सेट करना। कुछ दिनों बाद जब रोहन ने फिर से पैसे मांगे तो अमन ने काल्मली कहा, रोहन इस बार मैं नहीं दे पाऊंगा। रोहन चौंका। उसने कुछ अनॉयड होकर कहा, अरे यार तुझे क्या हो गया है, पहले तो तू कभी मना नहीं करता था। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करना है, मैं हर बार मदद नहीं कर सकता, उम्मीद है तू समझेगा। रोहन कुछ नाराज हुआ, लेकिन अमन ने गिल्ट महसूस नहीं किया। उसने महसूस किया कि अगर रोहन उसकी बात समझ नहीं सकता तो शायद वो इतना अच्छा दोस्त नहीं है जितना अमन ने सोचा था। अमन ने महसूस किया कि बाउंड्रीज सेट करने से उसकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी आ गई है।
वो अब खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का गुलाम नहीं समझता था। बाउंड्रीज ने उसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया था जो पहले कभी नहीं था। किताब में एक और लाइन थी जो उसके दिल में गूंज रही थी, पीपल विल टेस्ट योर बाउंड्रीज, सम विल रेजिस्ट, others will respect, but you must remain firm because boundaries are about protecting your peace, not pleasing others. अमन अब ये लेसन समझ गया था। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी में उस बैलेंस को लाना जिससे वो खुद को भी प्रायोरिटाइज कर सके। अमन की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हर नए लेसन के साथ वो खुद को कुछ और गहराई से समझने लगा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, बाउंड्रीज सेट करना, यह सब उसे इमोशनली ड्रेन कर देते थे। फिर भी उसे एक अजीब सी राहत महसूस होती थी, जैसे हर छोटी जीत उसे अपनी खोई हुई जिंदगी वापस दिला रही हो। एक शाम जब उसने किताब के अगले पन्ने पलटे तो उसने पढ़ा, अनुभव को स्वीकार करें, समझें कि विकास अक्सर आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और चुनौतीपूर्ण सत्यों का सामना करने की आवश्यकता होती है। उसने ये लाइन 2 बार पढ़ी, एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी सच में डिस्कम्फर्ट फेस किया है, या मैं हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में रहकर ही डिसीजंस लेता रहा हूं? किताब के अगले हिस्से ने उसके दिमाग को हिला दिया। सुरक्षित महसूस करने वाले क्षेत्र सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वे फंसने के लिए जाल हैं। Growth begins the moment you step into the unknown, where challenges test your resilience and transform you into a better version of yourself. अमन को समझ नहीं आया कि इसे कैसे अपनाया जाए। उसने किताब को एक तरफ रखा और अपने पुराने डिसीजंस के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपने दोस्त समीर के साथ एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का मौका छोड़ दिया था। उसे डर था कि अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा। समीर ने उसे समझाया था कि रिस्क्स लेना ही ग्रोथ का पहला कदम है, लेकिन अमन ने मना कर दिया। कुछ साल बाद वही स्टार्टअप सफल हो गया था और समीर ने उसे धन्यवाद कहा था कि उसने उसकी मदद की। फिर उसे याद आया कि उसने अपने दोस्त के साथ ट्रैकिंग प्लान कैंसिल कर दिया था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो पहाड़ों की ठंड और मुश्किल चढ़ाई से डरता था। उसने कहा था, यार मैं आराम से घर पर नेटफ्लिक्स देख लूंगा, पहाड़ कौन चढ़ेगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक एडवेंचर ही नहीं छोड़ा, बल्कि खुद को एक नए अनुभव से वंचित कर दिया था। उसने किताब को दोबारा उठाया। उसमें लिखा था, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ सिग्नल दैट यू आर अबाउट टू एंटर अ स्पेस वेयर ग्रोथ हैपन्स, फेस इट, एम्ब्रेस इट एंड लर्न फ्रॉम इट। उस रात अमन ने फैसला किया कि अब वो खुद को डिस्कम्फर्ट से भागने नहीं देगा। उसने एक नोटबुक निकाली और खुद से 3 सवाल पूछे। 1, मैं किन चीज़ों से डरता हूं? 2, कौन से डिसीजंस मैंने सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए लिए हैं? 3, क्या होगा अगर मैं डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लूं? उसने पहली लाइन में लिखा, मैं इन फेलियर से डरता हूं, मैं इन रिजेक्शन से डरता हूं, मैं जजमेंट से डरता हूं। दूसरी लाइन में उसने लिखा, मैंने हमेशा सेफ जॉब चुनी, सेफ रिलेशनशिप्स चुने, मैंने कभी वो नहीं किया जो मुझे सच में चाहिए था। तीसरी लाइन में उसने पॉज लिया और फिर लिखा, अगर मैं डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करूंगा तो शायद मैं वो जिंदगी जी सकूं जो मैं हमेशा से चाहता था। अगले दिन उसने अपने डर का सामना करने की शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशन में वॉलंटियर किया। ये वही काम था जिसे वो हमेशा अवॉइड करता था, क्योंकि उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। जब उसका बॉस ने पूछा कि कौन इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेगा, तो अमन ने खुद को रोका नहीं। मैं करूंगा सर, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ कंपी थी। उसके सहकर्मियों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रेजेंटेशन की तैयारी करते वक्त अमन को बार बार घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो खुद को एम्बैरेस कर देगा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, ग्रोथ इसी डिस्कम्फर्ट में छुपी है। जिस दिन प्रेजेंटेशन थी वो पूरे वक्त नर्वस था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही उसके बॉस ने कहा, गुड जॉब अमन, यू शोड कॉन्फिडेंस। उस पल अमन को एहसास हुआ कि डिस्कम्फर्ट सिर्फ एक इल्यूजन था। उसने जो डर महसूस किया था वो असल में उसकी ग्रोथ का गेटवे था। इसके बाद
अमन ने अपने पेंडिंग सपने की तरफ कदम बढ़ाया, राइटिंग। उसने अपने अंदर एक डर पाला हुआ था कि अगर उसने लिखा और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बार उसने उस डर का सामना करने की ठानी। उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी और उसे अनोनिमसली एक राइटिंग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया। हर बार जब उसे नोटिफिकेशन आता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे डर था कि शायद उसे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, लेकिन जब उसने कमेंट्स पढ़े तो उसमें एनकरेजिंग वर्ड्स थे। लोगों ने कहा, दिस स्टोरी फील्स रियल, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस। उस दिन अमन को समझ आया कि डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना कितना जरूरी है। अगर उसने कभी वो कहानी पब्लिश नहीं की होती तो वो कभी ये वैलिडेशन महसूस नहीं कर पाता। अमन ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी डिस्कम्फर्ट को अपनाने की कोशिश की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे डिसीजंस लेने दें। मुझे राइटिंग में फ्यूचर एक्सप्लोर करना है। हो सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। उसकी माँ कुछ परेशान हुई, लेकिन अमन की डिटर्मिनेशन देखकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो हम तुम्हारे साथ हैं। इस बातचीत ने अमन को एहसास दिलाया कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से ही क्लैरिटी आती है। किताब में एक और बात लिखी थी जिसने उसे इंस्पायर किया, द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन लाइफ लाई जस्ट बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ योर कंफर्ट जोन, ब्रेक थ्रू देम एंड यूल डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल। अमन ने इस लेसन को दिल से अपनाया। उसने फैसला किया कि अब वो डिस्कम्फर्ट से भागेगा नहीं। चाहे वो ऑफिस में नए चैलेंजेस लेना हो, अपनी राइटिंग को दुनिया के सामने रखना हो, या फिर रिलेशनशिप्स में टफ कॉन्वर्सेशंस करना हो, वो हर चीज को अपनाएगा। उसने नोटबुक में लिखा, डिस्कम्फर्ट इज माई टीचर। मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा हो। उसके इस नए एटीट्यूड ने उसकी जिंदगी में एक नई एनर्जी भर दी। वो अब अपनी सीमाओं को हर दिन कुछ और पीछे धकेलने लगा। उसने महसूस किया कि डिस्कम्फर्ट में ही असली ग्रोथ छुपी है। अमन की जिंदगी में हर नया लेसन उसे कुछ और मजबूत बना रहा था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो खुद से भागता था। उसने खुद को समझना शुरू कर दिया था, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया था और अनकंफर्टेबल परिस्थितियों को गले लगाना भी सीख लिया था। लेकिन इस सफर में उसे ये महसूस होने लगा था कि जितना वो अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स पर काम कर रहा है, उतना ही वो खुद को नजरअंदाज भी कर रहा है। एक दिन उसने किताब का अगला पन्ना खोला। इस बार का लेसन था, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, रिकॉग्नाइज्ड अहम्पटेंस ऑफ सेल्फ केयर इन मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एनेबलिंग यू टू लीड ए मोर फुलफिलिंग लाइफ। अमन ने किताब पढ़ी, लेकिन इस बार वो कुछ कंफ्यूज था। उसने खुद से कहा, सेल्फ केयर मतलब क्या मैं सेल्फिश हो जाऊं? क्या खुद पर ध्यान देना दूसरों को इग्नोर करना है? लेकिन किताब ने उसकी उलझन का जवाब दिया, सेल्फ केयर न ही स्वार्थी है, इट्स अ नेसेसरी एक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट टू बी देयर फॉर अदर्स। अमन के मन में तुरंत एक फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से उसने खुद को कितना निग्लेक्टेड महसूस किया था। वो काम में इतना व्यस्त हो गया था कि ना तो वो समय पर खाना खाता था, ना ही ठीक से सोता था। उसके वीकेंड्स जो कभी आराम और रिलैक्सेशन के लिए होते थे, अब काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर गए थे। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में या अपने गोल्स को पूरा करने की दौड़ में खुद को ही भूल गया हूं। किताब में एक और लाइन थी जो उसे बहुत गहरी लगी, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर अ हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। उसने उसी पल खुद से वादा किया कि अब वो अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। अमन ने सेल्फ केयर की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की। उसने सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह उठते ही वो अपना फोन उठाने और ईमेल्स चेक करने की आदत से परेशान हो गया था। उसने उस दिन अलार्म बंद किया और खुद से कहा, आज की शुरुआत मैं अपने लिए करूंगा, न कि काम के लिए। उसने घर के पास एक पार्क में जाने का फैसला किया। वो कई सालों बाद सुबह सुबह पार्क गया था। ठंडी हवा, हरियाली और बच्चों की हंसी, ये सब उसे बहुत सुकून दे रहे थे। उसने धीरे धीरे जॉगिंग शुरू की। पहले उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं,
बल्कि उसके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। फिर उसने अपनी डाइट पर ध्यान दिया। पहले अमन अक्सर जंक फूड खा लेता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास खाना बनाने का समय नहीं है, लेकिन अब उसने हेल्थी मील्स बनाना शुरू किया। पहली बार उसने खुद के लिए खाना पकाया, एक सिंपल सलाद और ग्रिल्ड चिकन। उसे वो खाना खुद बनाने और खाने में जो सेटिस्फैक्शन मिली वो किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने से भी ज्यादा थी। उसके बाद उसने अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर फोकस किया। उसने मेडिटेशन की शुरुआत की। पहले उसे लगता था कि मेडिटेशन करना बोरिंग है और उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन जब उसने पहले दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग कितना शांत हो गया था। वो 10 मिनट उसे ऐसा महसूस हुए जैसे उसने घंटों आराम किया हो। अमन ने सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी हॉबीज को दोबारा जीने का फैसला किया। वो किताबें पढ़ने लगा जो उसे सच में पसंद थीं। उसने नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर बेकार का समय बिताने की जगह नॉवेल्स पढ़ने में समय लगाया। उसने महसूस किया कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज का ही नहीं बल्कि रिलैक्सेशन का भी जरिया है। उसने अपने दोस्तों से भी बाउंड्रीज बनाकर क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। वो रोहन के साथ एक कैफे में मिला, लेकिन इस बार उसने पहले की तरह केवल उसकी समस्याओं को सुनने में पूरा समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी राइटिंग और अपनी नई सेल्फ केयर जर्नी के बारे में बात की। रोहन ने देखा कि अमन पहले से ज्यादा एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव लग रहा था। उसने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है, तुझ में एक नई चमक है। अमन मुस्कुराया और कहा, मैंने खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है, बस। किताब के एक और हिस्से ने अमन को गहराई से प्रभावित किया। सेइंग नो टू थिंग्स दैट ड्रेन यू इज सेइंग यस टू योरसेल्फ। इसने उसे सिखाया कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को एलिमिनेट करना जो उसकी एनर्जी को खत्म करती हैं। उसने सोशल मीडिया यूसेज को कम किया, उन लोगों से दूरी बनाई जो नेगेटिविटी फैलाते थे और अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी को जगह दी। अमन को अब यह समझ आने लगा था कि सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए वक्त निकालना ताकि वो दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बन सके। उसने एक दिन अपनी माँ के साथ इस बारे में बात की। उसने कहा, माँ, मैं पहले अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। मुझे लगता था कि यह गलत है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं खुद खुश नहीं रहूंगा तो मैं आपको खुश कैसे रख पाऊंगा। उसकी माँ ने उसकी बात समझी और कहा, बेटा तू सही कह रहा है, हमें खुद को भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम दूसरों को करते हैं। अमन ने अपनी नोटबुक में लिखा, सेल्फ केयर है सब कुछ की नींव। अगर मैं खुद को ठीक रखूंगा तो मैं अपने सपनों, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। इस लेसन ने अमन की जिंदगी में एक नया बैलेंस ला दिया। वो अब न सिर्फ बेहतर महसूस कर रहा था बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी पॉजिटिविटी से इंस्पायर हो रहे थे। अमन की जिंदगी का सफर धीरे धीरे एक मुकाम पर पहुंच रहा था। हर नया लेसन उसे खुद को समझने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक नया रास्ता दिखा रहा था। किताब में दिए गए सिद्धांत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अनकंफर्टेबल परिस्थितियों को गले लगाना और खुद की देखभाल करना सीख लिया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव तभी होगा जब वो इन सभी लेसन्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट करेगा। उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, लाइव ऑथेंटिकली, अलाइन योर एक्शंस विद योर वैल्यूज एंड स्टे ट्रू टू हु यू आर। ऑथेंटिसिटी इज द की टू लास्टिंग हैप्पीनेस। इस लाइन ने अमन को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं सच में ऑथेंटिकली जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी मेरे असली वैल्यूज और डिजायर्स के हिसाब से चल रही है? उसे अपने पुराने दिनों की याद आई जब वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहा था। वो खुद को हमेशा एक मास्क के पीछे छिपाए रखता था जिससे लोग उसे पसंद करें। लेकिन अब जब उसने खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखा था, उसने महसूस किया कि असली खुशी और संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी। अमन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि मैं वो करूंगा जो मेरे दिल और दिमाग को सही लगे। मैं खुद से और दूसरों से झूठ नहीं बोलूंगा।
उसने पहले कदम के तौर पर अपने ऑफिस में एक बड़ा फैसला लिया। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे वो अपने वैल्यूज के खिलाफ मानता था, लेकिन पहले उसे डर लगता था कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इस बार उसने अपने मैनेजर के सामने जाकर साफ कहा, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे बिलीफ्स से मेल खाए। उसका मैनेजर पहले कुछ हैरान हुआ, लेकिन अमन की ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस देखकर उसने उसकी बात मानी और उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। अमन को महसूस हुआ कि जब आप अपने वैल्यूज के साथ खड़े होते हैं तो लोग आपकी ऑथेंटिसिटी की इज्जत करते हैं। उसने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी को अपनाया। उसने अपनी दोस्त नेहा से कहा, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी पर टिका हो। नेहा ने उसकी बात समझी और उनका रिश्ता पहले से बेहतर हो गया। अमन अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा मुक्त महसूस कर रहा था। उसने अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाए और उन पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी राइटिंग को लेकर डिसिप्लिन अपनाया। हर सुबह वो 30 मिनट सिर्फ लिखने में लगाता था। उसने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे सेकंड प्राइज मिला। ये उसकी राइटिंग जर्नी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। उसने अपने दिल में एक वादा किया, मैं हमेशा खुद के लिए सच्चा रहूंगा क्योंकि असली खुशी वहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।